टू द फार्मा डेली। और आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्लेसमेंट सक्सेस स्टोरी। और ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, बहुत खास स्टोरी है, क्योंकि हमारे साथ है श्रुति पाटिल, हमारी एक बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट जिनका कि कॉग्निजेंट मुंबई में अभी अभी प्लेसमेंट हुआ है। ये हमारी मई जून बैच की स्टूडेंट है 2024 की। तो बेसिकली हम आज इनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि इनका प्लेसमेंट का पूरा प्रोसेस कैसा था, इंटरव्यू किस तरीके से कंडक्ट किया गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ जो हम प्लेसमेंट्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं द फार्मा डेली पे, उससे इन्हें क्या फ़ायदा मिला, क्या असिस्टेंस मिला, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप भी इंटरव्यू प्रेपरेशन कर रहे हैं तो क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, वो सब भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू हैंड इट ओवर टू श्रुति नाउ। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, श्रुति की स्टोरी खास इसलिए है क्योंकि श्रुति जो है 1 साल के गैप के बाद दोबारा से जॉब सर्च कर रही थी, और तब वो हमारी ट्रेनिंग में आई थी। और उन्होंने पहले भी कॉर्पोरेट जॉब्स किया है, उन्होंने क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में जॉब किया है, उन्होंने और भी जॉब्स किए हैं, लेकिन आफ्टर अ गैप उन्होंने जब अपना करियर स्विच करना चाहा एंड शी वांटेड टू कम टू फार्माकोविजिलेंस, दैट इज़ व्हाट वी असिस्टेड हर इन, एंड शी हैज़ गॉन थ्रू आर रिगरस फार्माकोविजिलेंस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो श्रुति, कैन यू टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ टू द ऑडियंस? हाय गाइस, माई सेल्फ श्रुति पाटिल। मैं पहले जॉब करती थी एज ए क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। उसके पहले मैं जॉब करती थी वर्क फ्रॉम होम बेस था, वो भी क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में ही था। फिर उसके बाद मेरा 1 साल का गैप हो गया। फिर मैंने कंटिन्यूसली सर्च करा कि अब क्या किया जाए, घर पे तो बोर हो रहा है कि क्या किया जाए। फिर मैंने सर्च करा कि मेरे लोकेशन पे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है मेरी फील्ड में कि मैं वहाँ जाके पढ़ सकती हूँ ऐसा। फिर आपका द डेली फार्मा कोर्स लिस्टेड आया। फिर मैंने कांटेक्ट करा सबसे, जो क्लास में विज़िट करा, वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, फिर क्या क्या वो कंडक्ट करते हैं, ऐसा वैसा। फिर मैंने बहुत सोचा कि कि अब कर लेते हैं कोर्स। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। फिर मेरे पे भी ट्रस्ट था, फिर आगे कोर्स में जाके मैम पे भी ट्रस्ट हो जाएगा कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। फिर मैंने कोर्स ज्वाइन करा। फिर फर्स्ट डे तो मेरा अच्छा रहा। फिर जैसे जैसे मैं क्लास में इन्वॉल्व होती गई, फिर साइड बाय साइड हमें जो वैकेंसीज आती थी क्लास के पोर्टल पे, वो फिर मैं अप्लाई भी करती थी। फिर मैम भी इंस्ट्रक्शन देते थे फिर कि ऐसे अप्लाई करना है, वैसे अप्लाई करना है, हर जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूम सेट करना है। ये सब मैंने क्लास से सीखा। फिर मैम से भी एडवाइस लेती थी कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। फिर कोर्स में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो मुझे वो बहुत इंटरव्यू में हेल्पफुल थी, एप्टीट्यूड में भी और टेक्निकल राउंड में भी। फिर उसके बाद फिर आता है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में हमने बहुत सारी केसेस सॉल्व की। केसेस सॉल्व करने के बाद एक्चुअल में पता चला कि कैसे हम केस स्टडी कर सकते हैं। फिर ये सब हुआ। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस डीप इंट्रोडक्शन श्रुति। हम वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें करने वाले हैं, एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उन्हें समझ में आएगा कि इंटरव्यू प्रोसेस जो होती है किसी भी एमएनसी कंपनी की, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको कॉग्निजेंट में जॉब करनी है, या फिर अगर आप किसी भी एमएनसी को टारगेट कर रहे हैं जैसे TCS, विप्रो, एक्सेंचर, डेलॉयट, और आप लाइफ साइंसेस प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हैं, लाइफ साइंसेस फील्ड या डोमेन की जॉब्स करना चाहते हैं, जैसे कि फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, मेडिकल राइटिंग, मेडिकल कोडिंग, मेडिकल स्क्राइबिंग, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि श्रुति डिटेल में डिस्क्राइब करने वाली है कि उनका जो इंटरव्यू चला था, आई थिंक 10 AM 10:30 AM से लेके 5 PM इन द इवनिंग तक उनका इंटरव्यू चला था। तो इतना रिगरस इंटरव्यू ये MNC कंपनीज लेती हैं, और इसे कैसे बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप आप क्रैक कर सकते हैं, और कैसे द फार्मा डेली की ट्रेनिंग्स और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स आपकी इसमें मदद कर सकती हैं, उसको हम डिटेल में यहाँ पर बताने वाले हैं। तो श्रुति, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जब आपने सर्च किया था तो आपको द फार्मा डेली के बारे में कहाँ से पता चला था? मैंने तो गूगल सर्च किया था। फिर गूगल में लिस्टेड था, फर्स्ट नंबर पे ही था द फार्मा डेली। फिर मैंने मैप पे देखा कि इस लोकेशन पे है। फिर मैंने पहले कॉल किया था, फिर उसके बाद विजिट करा था पर्सनली। ओके, और विजिट करने पे आपको काउंसलिंग प्रोवाइड की गई थी? यस।
Okay. काउंसलिंग प्रोवाइड की गई थी, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा था कि कोर्स में क्या क्या कंडक्ट करने वाले हैं, कैसे कैसे रहेगा, फिर कैसे कैसे स्टूडेंट को अप्रिशिएट किया जाता है हर एक जॉब रोल के लिए, ऐसा वैसा सब था। ओके, ठीक है। फिर आपने जब कोर्स ज्वाइन किया तो आपको कौन कौन से फीचर्स ऐसे लगे जो कि अगर आपको सीखने को मिले हैं यहाँ पे तो वो हेल्प कर रहे थे आपके ऑन योर जॉब इंटरव्यू डे? फर्स्ट ऑफ ऑल था तो फार्माकोविजिलेंस के बारे में, जब डिग्री कोर्स करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं है फार्माकोविजिलेंस के बारे में, ना ही कॉलेज में पढ़ाया गया था। फिर जब मैंने कोर्स ज्वाइन करा तो आपके थ्रू मुझे पता चला कि कैसे केस स्टडी किया जाता है, फिर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, फिर हर एक केस में कैसे आइडेंटिफाई करती कि एडवर्स इवेंट, इंडिकेशन, फिर ड्रग थेरेपी, फिर हाँ जैसे कि मेड्रा कोडिंग क्या है, ये सब मैंने क्लास से सब सीखा था। तो ये तो हो गई सारी टेक्निकल चीज़ें जो हम आपको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में सीखने को मिलेंगी। पहले हम थ्योरी क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं, देन उसके बाद हम सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं जिसमें कि श्रुति कह रही कि हमने केस स्टडी सॉल्व करी, हमने रियल सॉफ्टवेयर पे लाइव प्रोजेक्ट्स किए जिसके थ्रू आपको सीखने को मिला अबाउट मेट्रा कोडिंग, डिफरेंट टूल्स, clinicaltrial.gov, ड्रग डिक्शनरी के बारे में, राइट, और नैरेटिव राइटिंग और भी बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स आपने डेवलप की होंगी, राइट। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा हम लोग आपको HR रिलेटेड स्किल्स भी सिखाते हैं, तो क्या वो सब भी काम आई ये पूरे प्रोसेस में? डेफिनेटली काम आई। जो HR रिलेटेड स्किल थी कि HR से कैसे कांटेक्ट करना है, फिर उससे कैसे बात करनी है, मेल कंटेंट कैसा रहना चाहिए, अपने मेल कंटेंट में क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें होनी चाहिए जो भी ऑफिशियल मैनर में, ये सब मुझे काम आया। ओके, आपने जो सिखाया। ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जब हम GDPI कंडक्ट करवाते हैं और मॉक इंटरव्यूज लेते हैं तब उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका दफा? जब मैंने GD कंडक्ट करा था तो फर्स्ट GD में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा ऐसा लो था। जैसे जैसे मुझे सब फ्रेंडली सर्कल होते गया, कंफर्टेबल होते लगा, तो मेरा GD भी अच्छे से होने लगा। फर्स्ट राउंड, फिर सेकंड राउंड, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होते गया। फिर मैंने मॉक टेस्ट दिया था अपने साइट पे। इंटरव्यू से पहले मैंने बहुत प्रैक्टिस की, वो मुझे बहुत हेल्पफुल हुई वहाँ मेरे एप्टीट्यूड टेस्ट में, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस में। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि thepharmadaily.com के ऊपर और codersdaily.in के ऊपर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं हमारी ट्रेनिंग्स की, वहाँ पर जो एप्टीट्यूड के ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं, रीजनिंग एबिलिटी ट्यूटोरियल, वर्बल एबिलिटी ट्यूटोरियल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी ट्यूटोरियल, आपने इन्हें पढ़ा था? फिर टेस्ट कंडक्ट करी थी, रीटेस्ट भी दिया था कि मैंने बार बार क्वेश्चन सॉल्व करी थी कि मेरे बनते हैं कि नहीं। फिर मेरा उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि नहीं हो सकता है, अब मुझसे कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो मतलब क्वांट और जितनी भी एप्टीट्यूड के जितने टेस्ट थे वहाँ इंटरव्यू में वो आपको काम आए द फार्मर डेली से जो जो हमने प्रोवाइड किए थे। ओके, ग्रेट। आगे चलते हैं। अब ना हम डिटेल में बात करते हैं रेज्यूमे के बारे में। तो जैसा कि आपने शुरू में बोला था कि आप पहले जब 1 साल का गैप हो गया है ना, तो उसके बाद आपने देखा कि अब आपको रीजॉइन करना है ना। और रीजॉइन करने का मतलब 2024 के ज़माने में, क्योंकि पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, बच्चे भी इतने ज़्यादा हैं, लोग इतने ज़्यादा हैं, तो जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लेकिन अगर हमारे पास टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, अगर हमारा नॉलेज बहुत अच्छा है, तो हम जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। आप अप्लाई कर रहे थे, राइट, लेकिन कहीं से भी कॉल बैक नहीं आ रहा था, कई जगहों से रिजेक्शन मेल्स आ रहे थे। तो वो जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हुआ द फार्मा डेली के थ्रू, आप वो बताइए। फर्स्ट तो मेरा रिज्यूमे मैंने अपडेट करना चालू किया, फिर मैं कांटेक्ट करती थी क्लास से कि ये स्किल मैंने ऐड करी। फिर उधर से मुझे इम्प्रूवमेंट के मैसेज आते थे, वैसे मैं अपने रिज्यूमे में अपडेट करती थी। फिर हर जॉब रोल के अकॉर्डिंग मैं अपडेट करती थी, फिर भेजती थी। जैसे इंस्ट्रक्शन मुझे क्लास से मिले थे कि ये टेक्निकल स्किल होने चाहिए अपने रिज्यूमे में। जैसे फार्माकोविजिलेंस में मेड्रा कोडिंग, नैरेटिव राइटिंग, देन बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल स्किल, ऐसा सब कुछ मैंने मेंशन करा था अपने रिज्यूमे में। फिर धीरे धीरे मेरा रिज्यूमे अपग्रेड होता गया।
फिर पहले ऐसा लगता था कि कोई मेल नहीं आ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है किसी कंपनी से, फिर डिप्रेशन होता था। बट एक बार मुझे कंफर्मेशन मेल आ गया कि मेरा रिज्यूमे अभी शॉर्ट लिस्ट हो रहा है, तब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया। ऐसे मुझे क्लास से बहुत हेल्प हुई थी रिज्यूमे बनाने में। ओके, तो रिज्यूमे के अलावा आपने कवर लेटर भी बनाया होगा? हाँ, कवर लेटर बनाया था, बट मैंने ये जो पोजीशन पे अप्लाई करा था वहाँ नहीं भेजा था। ओके कवर लेटर भी मैम ने बोला था, वैसे मैंने बनाने का स्टार्ट किया था। ओके, चलिए देन आगे चलते हैं। अब आप हमें बताइए और ऑडियंस को भी बताइए मेनली कि आपका ये जो पूरा प्रोसेस था, इसमें जो आपने पहले तो पूरी ट्रेनिंग अटेंड करी, आपने थ्योरी लेक्चर्स लिए, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करी, है ना? इसके अंदर मेनली जो विजिलेंस के कोर टेक्निकल स्किल्स थे, उसमें आपने जो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग परफॉर्म करी, आपसे इंटरव्यू में भी उसके बारे में कुछ हाँ, पूछा गया था, वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो शेयर करिए। जब इंटरव्यू में मुझे पूछा गया कि आपके क्लास थ्रू आपने कौन सी ट्रेनिंग ली, कौन सा सॉफ्टवेयर था, उसमें क्या क्या थे, क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, ये सब मुझे पूछा गया था। फिर मैंने उन्हें बताया था कि मेरे क्लास में वीजी सॉल्वर करके एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हमें केस लाइव मतलब केस दिए जाते थे क्लास के थ्रू, मेल के थ्रू। फिर उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना था, जो जो था वैसे सॉफ्टवेयर में फील करना था कि क्या क्या ट्राइजिंग कैसे किया जाता है, केस वैलिड है कि नहीं इनवैलिड है, ये सब चेक करना आपसे हमने सीखा था सब कुछ। फिर ट्राइजिंग करने के बाद डुप्लीकेट सर्च ऐसा, फिर नरेटिव राइटिंग कैसे करते हैं, ये सब उन्होंने मुझे पूछा था वहाँ पे। अच्छा, तो मतलब आप सेटिस्फैक्टरीली इंटरव्यूअर को आंसर दे पाए थे, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग की थी और साथ ही साथ आपने जो है अपने हाथ से हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर खुद से चला के देखा था, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस था, आप बता पा रहे थे इंटरव्यूअर को कि हाँ मैंने ये चीज़ की हुई है, मैंने केस प्रोसेसिंग किया है, जिस जॉब के लिए मैं यहाँ आज आई हूँ अप्लाई करने के लिए, मुझे मालूम है कि कंपनी में आने के बाद मुझे क्या काम करना रहेगा, तो आप ये बता पाए होंगे। ग्रेट, रियली ग्रेट। ठीक है, तो अब चलते हैं टूवर्ड्स द एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस से मेरा मतलब है कि वो टाइम जब आपका कोर्स 2 मंथ्स का कंप्लीट हो गया और फिर जब आपने एप्लीकेशंस फिल करना चालू किया, आपने अलग अलग जगहों पर अप्लाई करना चालू किया, तो क्या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या हमारा जो द फार्मा डेली ऑफिशियल वेबसाइट का जॉब्स पोर्टल है, उससे कुछ मदद मिली आपको? यस, मैंने तो अपने पोर्टल से ही जॉब वैकेंसी देखी थी, फिर मैंने अप्लाई किया। फिर मुझे एचआर का मेल आया था कि आपका इस डे पे इंटरव्यू है। फिर एक दिन में तो मुंबई लोकेशन था, मुंबई लोकेशन में जाने के लिए पॉसिबल नहीं था एक दिन में। फिर मैंने आपसे सबसे पहले कांटेक्ट किया कि मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया और इंटरव्यू के लिए तो बुला रहे हैं। फिर आपने मुझे एडवाइस दी थी कि एचआर को ऐसे ऐसे मेल कर कि रीशेड्यूल करें अपना इंटरव्यू। फिर आपने मुझे बोला था कि मेल कंटेंट कैसा होना चाहिए वो मुझे पहले राइट करके दिखा, फिर मैं कंफर्म करती हूँ वैसा। फिर आपके गाइडेंस के अनुसार मैंने एचआर को मेल भी करा, फिर कॉल भी करा। फिर उसने मेरा इंटरव्यू रीअरेंज करा था स्पेसिफिक शेड्यूल पे। फिर मैं वहाँ पे गई थी। फिर इस तरह आपकी हेल्प हुई थी मुझे एप्लीकेशन में भी। ठीक है, और आपने ड्यूरिंग द कोर्स आई एम श्योर आपने चैट जीपीटी और एआई टूल्स भी चलाना सीखे होंगे, perplexity.ai वगैरह, है ना? तो इस तरीके के रिडंडेंट मेल्स लिखने में और बहुत ज़्यादा जो रिपीटेटिंग टास्क होते हैं, जैसे कवर लेटर को बार बार मॉडिफाई करना, रिज्यूमे को बार बार मॉडिफाई करना, ये काम सुनने में बहुत आइडियल लगता है, लेकिन एक्चुअल जब करने बैठो तो होता बड़ा बोरिंग है। तो क्या जो चैट जीपीटी, perplexity.ai, ये सारे एआई टूल्स जो हम लोगों ने आपसे शेयर किए थे, और लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी चाहिए, नौकरी प्रोफाइल, ये सब अपडेट करने से आपको कुछ फ़ायदा मिला? यस, बार बार अपडेट करने से चैट जीपीटी से तो मुझे मेल कम्युनिकेशन अच्छे से आने लगा। फिर रिज्यूमे बिल्डिंग में भी उसकी हेल्प हुई थी कि अपना इंट्रो कैसे होना चाहिए, ये सब मुझे चैट जीपीटी से हेल्प हुआ था। फिर लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डअप करने में क्लास की बहुत हेल्प हुई थी कि कैसे करना चाहिए वैसा। फिर मुझे बहुत सारी हेल्प हुई थी चैट जीपीटी से और सबसे। ओके, ग्रेट। तो अब चलते हैं आपके इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर, है ना? जैसे आपने बोला कि आपने अप्लाई किया था, फिर आपका एचआर का मेल आया, एचआर से आपने इंटरव्यू को जो है रीस्केड्यूल करवाया, है ना, उनसे मेल पे रिक्वेस्ट करके प्रॉपर्ली, और आपने एचआर को बहुत ही रिगरसली चेज़ किया कि नहीं भाई मुझे कोग्निजेंट बहुत पसंद है ये कंपनी, मुझे डेफिनेटली इस एमएनसी को ज्वाइन करना है, मुझे कंपनी कैसे भी
स्टार्ट करना है अपना जॉब जल्दी से जल्दी, और आपने अपना इमीडिएट जॉइनर वाला जो पूरा जुनून था वो भी एचआर को इम्प्लीमेंट किया, एचआर को दिखाया कि आई रियली वांट टू जॉइन योर कंपनी, है ना। तो ये चेज करने की जो प्रोसेस थी ये कैसे शुरू हुई? आप इंटरव्यू में गए, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ वहाँ पे, कैसा था पूरा दिन का एक्सपीरियंस? स्टेप बाय स्टेप बताना ताकि ऑडियंस समझ पाए कि एक सिंगल इंटरव्यू में कितने सारे राउंड्स हो सकते हैं और कितनी सारी डिटेल पूछी जा सकती है और किस तरीके से उन्हें अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, इसके अलावा आपका जो एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला पार्ट है ये क्यों ज़रूरी है, जीडी सीखना, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना क्यों ज़रूरी है, एचआर राउंड अलग से लिया जाता है, एचआर की सैलरी नेगोशिएशन स्किल्स भी आना क्यों ज़रूरी है एट अ फ्रेशर एज वेल एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट लेवल, वो सारी चीज़ें आप डिटेल में बताना। फर्स्ट तो स्केड्यूल होने के बाद मैं इंटरव्यू की जगह पे गई, फिर इंटरव्यू कहाँ था आपका? मुंबई में था, माइंड स्पेस आईटी पार्क में था। तो वहाँ जाने से सबसे पहले आती है गेट में एंट्री। तो गेट में एंट्री तो ऐसे नॉर्मली नहीं मिलती। अच्छा। वहाँ था कि स्पेसिफिक कंपनी का क्यूआर वहाँ पे लगाया जाता है, वो स्कैन करना होता है, फिर कंपनी से अप्रूव होके आता है कि ये बंदा अपने यहाँ आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए। फिर वहाँ से गेट पास होके आती है, फिर अंदर एंट्री मिलती है। ऐसा था। तो उस मतलब कंपनी में अंदर घुसना, मतलब बिल्डिंग में अंदर घुसना भी आज के ज़माने में इतना मुश्किल टास्क हो चुका है। तो वहाँ पे कॉग्निजेंट का क्यूआर प्रेजेंट नहीं था। फिर से मैंने एचआर को कांटेक्ट करा कि क्यूआर एब्सेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट भी वेट कर रहे थे कि कॉग्निजेंट का क्यूआर ही नहीं है वहाँ पे। फिर हमारी वो प्रोसेस हुई अंदर जाने की। अंदर खाली कैंडिडेट जा सकता था, कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं, फ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं। फिर वहाँ एंटर होने के बाद वहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो आईटी पार्क में। फिर हम कॉग्निजेंट के बिल्डिंग में एंटर हुए। फिर वहाँ हमारा सिक्योरिटी चेकिंग, फिर आईडी प्रूफ, वो सब चेक हुआ, बैग वगैरह। फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना था? आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपडेटेड रिज्यूमे, ये 3 चीज़ें वहाँ लेके जानी थी। फिर वो सब चेकिंग होने के बाद हम वेटिंग रूम में बैठे थे। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट टेस्ट राउंड हुआ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपने बोला कि आप एंटर किए, उसके बाद कितने देर वेट करना पड़ा वहाँ पे बैठने के लिए? हाफ एन आवर वेट करना। हाफ एन आवर के बाद आपका राउंड स्टार्ट हुआ। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आना बाकी थे तो वो आ रहे थे, उसके लिए वेट करना पड़ा था। फिर हाफ एन आवर होने के बाद हमारा फर्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। उसमें सारे MCQ 20 मार्क्स की थी, सारे MCQ बेस्ड थे। फर्स्ट तो लॉजिकल बेस्ड थे, फार्मा के रिलेटेड ही लॉजिकल बेस्ड थे कि जैसे फार्मासिस्ट ने, डॉक्टर ने गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है, डोज गलत है, फिर फार्मासिस्ट ने उसे रीअरेंज किए। फर्स्ट डोज था 500 mg का, थर्ड डोज था 300 mg का, तो ट्वाइस डेली कैसे रीअरेंज होगा, ऐसा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद थे फार्माकोविजिलेंस के रिलेटेड कि ट्रायजिंग ऑफ केसेस में कितने स्टेप होते हैं। फिर फार्मेसी से रिलेटेड भी था, डायरेटिक्स का था, ये डायरेटिक्स है मतलब मोड ऑफ एक्शन दिया था, उसके अकॉर्डिंग डायरेटिक्स कौन सी वो सिलेक्ट करना था। ऐसा क्वेश्चन था। फिर था कि उसके बाद ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे। सम एडवर्ब्स वो सब डालना था, एडवर्ब और वो ऑब्जेक्टिव एंड ऑल ब्लैंक दिया था। फिर करेक्ट सेंटेंस था, नहीं इनकरेक्ट सेंटेंस था, फिर उससे करेक्ट करना था। ऐसे सब क्वेश्चन था। 20 मार्क्स का था और 16 की पासिंग थी। फिर जो क्लियर हुए उनको आगे इंटरव्यू फेस करना था और टीम लीडर से। फिर जो फेल हुए थे उनके लिए भी एक एप्टीट्यूड था, उन्होंने रीअरेंज करा था क्योंकि वहाँ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट थे। वो पता नहीं था एक्चुअली, फर्स्ट हम गए थे कि हमें लगा था कि एक ही पोजीशन है, फिर वहाँ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे कि उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एप्टीट्यूड थी। फिर इंटरव्यू हुआ, जो सिलेक्ट हुए आगे, जो क्राइटेरिया में आ गए थे उनका। फिर इंटरव्यू भी हुआ, बाकी स्टूडेंट आधे उसमें डिवाइड, मतलब हाफ में डिवाइड होकर के हुआ था। फिर इंटरव्यू में फर्स्ट तो इंट्रो पूछा गया था। इंट्रो के बाद जो टेक्निकल स्किल थी
वो लिस्ट की थी, उनके बारे में सब पूछा था डिटेल में कि आपको नरेटिव राइटिंग आती है, फिर मतलब आप जो रेज्यूमे में हाँ टेक्निकल स्किल्स लेके गए थे, हाँ वो आपसे सब आपके टीम लीड जो हैं, जो भी उन्होंने इंटरव्यूअर पूछा थे, था, रिक्रूटर, उन्होंने डिटेल पूछा में था। पूछा। ओके। फिर जो एक पास्ट एक्सपीरियंस था उसका, जो रोल था मेरा उसके बारे में पूछा था। फिर पूछा था कि आप रिलोकेट हो जाओगे कि हमारे यहाँ नाइट शिफ्ट है, आप कंफर्टेबल हो। फिर ये सब भी सब तो आपने टेक्निकल इसके क्वेश्चन बारे पूछे में थे। क्या जवाब दिया अबाउट मैंने नाइट शिफ्ट एंड मैंने तो रिलोकेशन? आपके अकॉर्डिंग आपने मुझे बताया था कि जो भी पूछे डरना मत, कि सब कॉन्फिडेंसली बोलना, तो मैंने यस यस बोल दिया था सब जगह पे। ओके। फिर उसके बाद लंच ब्रेक हुआ था। ये बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इंटरव्यू। लंच ब्रेक हुआ था, फिर लंच ब्रेक के बाद फिर से एक एप्टीट्यूड टेस्ट हुई थी। ओके। उसमें क्या उसमें पूछा था? उसमें ऐसे राइटिंग थी, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे और नरेटिव राइटिंग थी। ओके। 2 पैराग्राफ दिए थे, 2 केस, 4 केस थे। उसमें से कौन से भी 2 केस पिकअप करने थे, उसके अकॉर्डिंग नरेशन लिखना था। फिर वो टेस्ट चली, वो हाफ एन आवर की टेस्ट थी। फिर उसके बाद फिर से इंटरव्यू हुआ। ओके। और फिर इंटरव्यू उसमें पूछा था, इंट्रो पूछा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट उन्होंने पूछा कि आप इंदौर से हो तो कैसे क्या मैनेज करोगे, ये सब। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी जो भी रिज्यूमे में टेक्निकल स्किल है वो फिर से पूछी। फिर मेरा प्रोजेक्ट था बी फार्मा में पीसीओडी के बारे में। मैंने बी फार्म में फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किया था, उसमें नेचुरल रेमेडीज़ पूछी थी। फिर उसके बारे में डिटेल पूछा। फिर उसके बाद मुझे डायबिटीज़ का क्वेश्चन पूछा था कि डायबिटीज़ की डेफिनेशन क्या है, पार्किंसन डिसीज क्या है, ये सब पूछा। फिर मतलब कोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे पूछे गए। थे। भले ही आप विजिलेंस के इंटरव्यू में गए थे, लेकिन आपसे कोलॉजी भी बहुत सारी पूछी। आपसे थे। डायूरेटिक्स के क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आए थे। इसके अलावा आपसे बहुत सारी डिजीजेस पूछी, Diseases आपसे पूछी। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी पूछा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा, राइट? Right. फिर नेक्स्ट आगे? नेक्स्ट फिर उन्होंने फैमिली के ऊपर जंप किया कि फैमिली में सब वर्किंग है, फैमिली के बारे में बताओ थोड़ा सा। फिर आप मैरिड हो तो कैसे अरेंज करोगे, ये सब मतलब ऐसे बातें ही की थी। उसके बाद उन्होंने इन जनरल क्वेश्चन पूछे थे। वो बातें इतनी लंबी हुई कि वो इंटरव्यू मेरा शायद 1 घंटे के आसपास ही चला था। ओके। फिर उसके बाद फिर हमें बोला गया कि आप घर जा सकते हो, आप नेक्स्ट अपडेट हम आपको मेल थ्रू देंगे। फिर उसके बाद मेरा वर्चुअल मोड हुआ एचआर राउंड का। मतलब आप मुंबई गए, आपने सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इंटरव्यू दिया, और आपको बोल दिया गया कि आप घर जाइए। अब आपका रिजल्ट जो है वो हम आपको अभी इसी वक्त नहीं बताएंगे, आपको पेशेंस रखना है। इससे समझना यह है गाइस कि इंटरव्यू जो प्रोसेस है वो बहुत पेशेंस रिक्वायर करता है, क्योंकि आप इंटरव्यू में पहले तो सुबह से जाते हैं, आपको वेट भी करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, अगर बहुत सारे राउंड्स वहाँ पे आपको क्लियर करने पड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि, अच्छा ये बताओ श्रुति, जो पहला वाला टेक्निकल राउंड हुआ था और जो सेकंड वाला टेक्निकल राउंड हुआ था, वो 2 अलग अलग लोगों ने लिया? हाँ, 2 अलग अलग लोगों ने तो लिया था। इतने सारे पैनल्स के थ्रू, इतने सारे मल्टीपल टेक्निकल राउंड्स या मल्टीपल एचआर राउंड्स के थ्रू भी आपको गुजरना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल डे में ये सारे राउंड कंडक्ट ना किए जाएं, अलग अलग डेज में राउंड्स कंडक्ट किए जाएं। तो बहुत सारा पेशेंस आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप ऑफर लेटर अपने हाथ में ला पाएँ। और दूसरी चीज़ है कि ऐसा भी हो सकता है जिस दिन आप इंटरव्यू देने गए हो उस दिन आपको घर भेज देंगे, आप जाओ, आपका जो भी मतलब रिजल्ट है इंटरव्यू का, आप क्लियर कर रहे हो नहीं क्लियर किए हो, वो भी मेल पे आएगा, राइट? तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको क्या मेल आया? मुझे मेल आया था डॉक्यूमेंट्स के लिए कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। उसमें था अपने गवर्नमेंट आईडीज़, देन अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स 11th 12th और ग्रेजुएशन के। फिर उनका एक फॉर्म था कैंडिडेट इंफॉर्मेशन का, वो फिल करना था। ये सब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा था। ये सब फॉर्म मेल करने के बाद उधर से फिर से मेल आया था कि आपका एचआर सेशन होगा। जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ है वो डिस्कस करने के लिए, सैलरी डिस्कशन के लिए, ये सब। फिर एक सेशन होने के बाद फिर ऑफ़र लेटर जनरेट हुआ था। फिर ऑफ़र लेटर आने के बाद उनका पोर्टल पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना, बहुत सारे फॉर्म फिल करना, पैन डिटेल, फिर पीएफ डिटेल, आप एक्सपीरियंस हो तो,
फिर फ्रेशर हो तो वो रिक्वायरमेंट नहीं था। फिर आधार कार्ड डिटेल, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, फिर उनके बहुत सारे कई कई बार पासपोर्ट होता है ना, पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड था। पासपोर्ट, वोटर आईडी कंपलसरी कोग्निजेंट में। अगर वोटर आईडी नहीं हो तो पासपोर्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन शीट आती है, एक पेमेंट शीट, वो रिक्वायर्ड थी। बट ये दोनों डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। फिर उसके बाद फिर ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस का मेल आता है कि आपकी ऑनबोर्डिंग पास जनरेट हो गई है ज्वाइनिंग से पहले। वो जो मेल आता है उसके थ्रू आपकी ऑनबोर्डिंग होती है। राइट तो जैसे श्रुति ने कहा गाइस, पासपोर्ट और वोटर आईडी ये दो ऐसे मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट सिर्फ कोग्निजेंट में नहीं, ऑलमोस्ट सारी एमएनसीज में कंपलसरी होते हैं। अगर आपका टारगेट कंपनी, आपका ड्रीम कंपनी टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, कोग्निजेंट, इन्फोसिस है, तो जनरली इन कंपनीज में आप देखेंगे कि आपसे पासपोर्ट और आपसे जो वोटर आईडी डिटेल्स है वो 100% मांगी जाएंगी। और कॉमन सेंस की बात है कि पैन कार्ड भी आपके पास होना ही चाहिए। तो अगर आपने अपना बी फार्म जस्ट कंप्लीट किया है, अपनी बीएससी एमएससी डिग्रीज जस्ट कंप्लीट की हैं और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस वीडियो से ये बात भी समझ लीजिए कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए भी एप्लीकेशन प्रोसेस चालू कर देनी चाहिए। क्योंकि जिन कंपनीज में आप अप्लाई करने वाले हैं हो सकता है कि वहाँ ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा इतना रिगरस, इतना मेहनत से हार्डवर्क करके पूरा इंटरव्यू क्रैक कर लो और किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की वजह से आपका जो है सिलेक्शन या फिर ऑफर लेटर आने से रुक जाए। ठीक है, तो इसका भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कई लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है कि ये चीज़ भी रिक्वायर्ड हो जाएगी, है ना। मैंने भी विप्रो में टेस्ट दिया था, तो विप्रो में ऐसा था कि वहाँ पे जो फार्मेसी स्टूडेंट्स है जिन्होंने बी फार्म, एम फार्म या फार्म डी किया है, तो विप्रो में कंपलसरी रहता है कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मेसी जो लाइसेंस होता है ना, वो आपके पास 100% होना ही चाहिए। अगर आपके पास वो लाइसेंस नहीं है तो विप्रो आपको फार्मासिस्ट कंसिडर नहीं करता। और ये जितनी भी लाइसेंस वाली जॉब्स हैं जैसे कि फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, मेडिकल राइटिंग, इनके अंदर वो आपको रिक्रूट नहीं करता। तो आपको आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस को वो होल्ड पे डाल देंगे। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस बन के नहीं आता तब तक के लिए आपकी एप्लीकेशन होल्ड पे चले जाएगी। तो ऐसा हो, उससे बेटर है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी रखें और उसके बाद ही इंटरव्यू प्रोसेस में जो है एप्लीकेशन चालू करें। राइट, ठीक है। तो श्रुति, और कुछ है ऐसा जो आप बताना चाहते हो? एनीथिंग रिगार्डिंग योर इंटरव्यू? पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा लगा? फील कैसा किया उस दिन? सारा दिन क्या फील कर रहे थे? जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई तो थोड़ा सा नर्वस थी कि कैसे होगा, क्या होगा। बट बाद में थोड़ा सा रिलैक्स होने लगी, खुद को कंफर्टेबल करने लगी क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। जो क्लास में पढ़ाया गया है वही पूछने वाले हैं, उसके अलावा कोई नहीं पूछने वाले। इसलिए फील कंफर्टेबल एंड फेस कर, ऐसा मैंने खुद को बोल दिया कि आगे जो भी होगा, नहीं आता है तो नहीं आता है, देख लेंगे आगे। ये कौन सा एक ही इंटरव्यू है, आगे होंगे नहीं, फाइनल है ऐसा। फिर सेल्फ मोटिवेट किया, फिर आगे सब इंटरव्यू के राउंड फेस किए। फिर घर आके भी थोड़ा रिलैक्स हुई। फिर जिस दिन घर आई शायद उसके नेक्स्ट डे मुझे रात को मेल आ गया था कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो और सिलेक्शन हो गया है। ग्रेट। मतलब कि आप कभी भी पहले से बता नहीं सकते कि इंटरव्यू 15 मिनट चलेगा, 20 मिनट चलेगा, 1 घंटा चलेगा या सारा दिन चलेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके बैठे हो, तो चांसेस हैं कि बहुत मुश्किल होगी सारे राउंड्स क्लियर करने में और शायद आप शुरू के ही राउंड्स में बाहर हो जाओ, रिजेक्ट हो जाओ। तो इससे बेटर है, जैसे श्रुति बोल रही है, एकदम कूल माइंडसेट रखना चाहिए। ये कोई आखिरी कंपनी तो है नहीं, हो सकता है ये आपकी ड्रीम कंपनी हो, लेकिन अगर अभी लिखा नहीं है कि आपका इसमें जाना है तो फिर हो सकता है और भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हों। तो जिस भी कंपनी, जो भी आपकी पहली कंपनी होने वाली है, मैं खासकर फ्रेशर्स के लिए बोल रही हूँ या फिर उनके लिए बोल रही हूँ जो लैटरल हायरिंग के थ्रू अब अपनी करियर को रीस्टार्ट, रिवैम्प करने का सोच रहे हैं, तो अगर आप फिर से गैप के बाद भी रिजॉइन करना चाह रहे हैं तो भी ज़रूरी नहीं कि दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी, है ना। कई और ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जिनके अंदर आप इंटरव्यू देंगे। तो इंटरव्यू हमेशा देना चाहिए। अगर कोई कंपनी किसी सिटी में बुला रही है तो हमें जाना चाहिए। श्रुति तो मैरिड है, उसके बाद भी वो अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ को भी मैनेज करते हुए मुंबई भी गई। तो उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन कभी नहीं दिखाया मुझे कि मैम मुझे कोग्निजेंट मुंबई बुलाया जा रहा है तो मैं इंटरव्यू देने कैसे जाऊँ, मैं नहीं जा पाऊँगी। इनफैक्ट श्रुति को अभी तक ये भी नहीं पता था
कि ये कंफर्म भी नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल होगा, और वो उनका जो पूरा ऑनबोर्डिंग वगैरह का प्रोसेस है, इनफैक्ट ट्रेनिंग वगैरह भी अब जो है सब होम बेस्ड होने लगा है। तो आज मेरे सामने श्रुति इंदौर में ही बैठी है और मुझसे मिलने आई है ऑफिस में द फार्मा डेली के, और वो ये बता रही है कि अभी तो मेरा जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जो मेरा ज्वाइनिंग डेट है वो सब ऑनलाइन होने वाला है। तो मैंने श्रुति से कहा कि बहुत सारी खुशखबरी तो ये है मेनली कि बहुत सारी चीज़ें अगर ऑनलाइन हो रही है तो चांसेस है कि अभी मुंबई नहीं बुलाने वाले हैं, कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ही है जो आपको मिल गई है, राइट। तो अगर ये हाइब्रिड भी हुआ तो वो कभी कभी अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी, क्लाइंट रिक्वायरमेंट होगी, तो ही वो आपको ऑफिस बुलाएंगे, वरना आपका जो है नॉर्मल जॉब जो है वो यहाँ से कंप्लीट आपका वर्क फ्रॉम होम बेस चल सकता है। तो आपको पता नहीं है कि कंपनी आपसे क्या पूछ रही है, क्या बोल रही है, और एंड में हो सकता है वो आपको वर्क फ्रॉम होम दे दे। तो ये चीज़ पढ़ के किसी भी वैकेंसी में कि ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है, कंपलसरी वर्क फ्रॉम ऑफिस है, प्लीज़ उन इंटरव्यूज़ को अपने हाथ से ना जाने दें। अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ अप्लाई करें, और रेज्यूमे के अंदर अपडेट्स करके शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करें। और अगर इंटरव्यू के लिए कोई कंपनी किसी दूसरी सिटी में बुला रही है और वो आपके परव्यू में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बुला रही है, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। हो सकता है कि वो सिर्फ इंटरव्यू में आपको फेस टू फेस देखना चाहते हो, फिर बाद में वो घर पे आपको वर्क फ्रॉम होम दे दें। तो ऐसे ही सक्सेस स्टोरी श्रुति की तरह आपकी भी हो सकती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में, या फिर टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने में, नॉलेज गेन करने में, अगर फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, मेडिकल कोडिंग, ये सब आपकी ड्रीम प्रोफाइल्स हैं, कॉर्पोरेट प्रोफाइल्स में आप जाना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, टेक्निकल स्किल्स आपके अंदर नहीं है, तो आप हमारे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लाइव प्रोजेक्ट्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सीखेंगे, और साथ ही साथ एड ऑन आप सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो कि HR रिलेटेड इंटरव्यू स्किल्स भी होती हैं, जैसे कि रेज्यूमे बिल्डिंग, कवर लेटर फैब्रिकेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेजमेंट, अपनी naukri.com की प्रोफाइल बनाना, इंडीड की प्रोफाइल बनाना। साथ ही साथ हम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क करना सिखाते हैं, जो कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमेल राइटिंग सिखाते हैं, ईमेल एटिकेट सिखाते हैं। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशंस के लिए हम GDPI भी आपको करना सिखाते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको एक रियल इंटरव्यू कैसे फेस करना है और अनस्टॉपेबल श्रुति पाटिल की तरह कैसे आगे बढ़ते जाना है और ऑफर लेटर लेकर ही घर लौटना है, ठीक है। तो श्रुति, और कोई लास्ट मैसेज ऑडियंस के लिए द फार्मा डेली के बारे में, या आप किसी को रेकमेंड करना चाहोगे कि आपको भी ये कोर्स करना चाहिए, कुछ कहना चाहोगे? डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी कि कोर्स करने से नॉलेज तो बहुत अपग्रेड होती है। पहले से तो सब कुछ सबको आता नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है, यहाँ से स्टार्ट होता है कि कैसे अप्लाई करना है। राइट। थ्योरी तो अपन पढ़ लेंगे, बट अप्लाई कैसे करना ये कोई नहीं सिखाता आजकल के ज़माने में। और गूगल भी कर लेंगे तो थोड़ा बहुत नॉलेज अपग्रेड होगा, बट लाइव जैसे हम किसी से बात करते हैं और किसी की हेल्प होती है, वो वाला एक्सपीरियंस अलग ही होता है कि नहीं अपना कुछ हो रहा है आगे। तो कोर्स ज्वाइन करने से सच में बहुत कुछ हेल्प हुई है मुझे, और सबको होंगी, इसलिए सबने कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच श्रुति, इट इज़ सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, हमसे मिलने के लिए। और साथ ही साथ ऑडियंस के लिए, जितने भी नए B.Pharm M.Pharm फ्रेशर्स हैं या BSc MSc के नए ग्रेजुएट्स हैं जो 2024 में पास आउट हो रहे हैं और आगे भी पास आउट होने वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा। द फार्मा डेली पे उनका ट्रस्ट भी बढ़ेगा, हमारी टीम के ऊपर भी ट्रस्ट बढ़ेगा, और साथ ही साथ उनको ये सीखने को मिलेगा कि पेशेंस कितना ज़रूरी है इंटरव्यू प्रोसेस में। मतलब रेज्यूमे का कॉल आने में, रिजेक्शंस आने में, इंटरव्यू क्रैक होने में, सैलरी नेगोशिएशन में, और ऑफर लेटर आने में, ये बहुत दूर दूर की रास्ते की चीज़ें हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी दैट यू हैव टू कैरी आउट, तब जाके कहीं एक ऑफर लेटर हमारे पास आता है, राइट। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं हमारी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स ज्वाइन करना, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स लिखी हैं उसके थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करिए। दैट्स इट फॉर टुडे, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।